वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये क्लास हम लोग किसके लिए चला रहे हैं, तो बीए आरसी के लिए चला रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ये पेपर जो आपके सामने दिख रहा है वो आपका एनसीएल में पूछा गया था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। ठीक, तो जैसा कि आपने लोग को पता है फायर ट्रायंगल। ठीक है, फायर ट्रायंगल में क्या होता है, एक तरफ आपका क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, उष्मा चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, आपका फ्यूल चाहिए, कोई भी आपका फ्यूल चाहिए, उसके बाद आप लोग के पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमको उष्मा चाहिए, फ्यूल चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है, तो आग के बारे में। तो आग लगने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो ऑक्सीजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी आग लगने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या पूछा था, गैस पूछा था। हो सकता है ऑक्सीजन देने के बाद या तो उष्मा ना दे या तो फ्यूल ना दे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग के पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो देखिए, सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 21% लगभग, नाइट्रोजन 78% है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अलौह मिश्र धातु में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता। तो अलौह है तो उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो लोहा नहीं पाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोग्य इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। गैर उपभोग्य मतलब होता है जो खत्म न होने वाला हो। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल। तो सबसे पहला में आपका दिया है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको टीआईजी या जीटीएडब्ल्यू कहते हैं। तो इसी में हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। कह रहा है परिरक्षण धातु आर्क वेल्डिंग, मतलब शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग नॉर्मली जो वेल्डिंग करते हैं तो उसमें तो हम लोग इलेक्ट्रोड देते हैं और वो इलेक्ट्रोड पिघल के फिलर मेटल के रूप में भी काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें रासायनिक प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग, हम लोग यहाँ पे प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। घर्षण वेल्डिंग में भी वही करते हैं। और अब कह रहा है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये रासायनिक वेल्डिंग नहीं है, ये आर्क वेल्डिंग है। आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग, क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का पाउडर को यूज करके रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से हम लोग को हीट जनरेट होता है और वेल्डिंग करते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग जो सबसे अधिक कहाँ की जाती है, तो रेलवे ट्रैक पे हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का यूज सबसे अधिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार व्यक्त की जाती है। मतलब H का मतलब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर होता है आपका I² RT, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध वेल्डिंग आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करती है। देखिए, मतलब ये पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किस किस पे निर्भर करता है। देखिए, रचना मतलब कंपोजिशन पर निर्भर करेगा। जैसे आपका हो गया वो जो धातु है, वो कॉपर है या एल्युमिनियम है या एमएस है, तो उस पे ये चीज़ निर्भर करेगा ये कौन सी मेटल के बारे में बोल रहा है। ठीक, उसके बाद आपका है वेल्ड की मोटाई, थिकनेस ऑफ वेल्ड। अब कितना मोटा वेल्डिंग करना चाहते हैं, आपको इस पे भी निर्भर करेगा कि आपको कितना वोल्टेज रखना है। कैसा एरिया में वेल्डिंग कर रहे हैं इस पे भी आपको निर्भर करता है। लेकिन वेल्डिंग की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, लेंथ ऑफ वेल्ड पे निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग करना है तो इस पे वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये जो मेरा प्लेट है, ये प्लेट, इसका मतलब ये इसका कंपोजिशन क्या है, वेल्ड का थिकनेस क्या है, कौन सी एरिया में कर रहे हैं, तो ये चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन वेल्डिंग के लंबाई पे ये चीज़ निर्भर नहीं करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं है।
मतलब इसमें से कौन एक प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं है। देखिए, जब आप लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं या प्रतिरोध वेल्डिंग करते हैं, जब उसका वर्गीकरण कीजिएगा तो वो कौन कौन होता है आपका, स्पॉट वेल्डिंग होता है, सीम वेल्डिंग होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, बट वेल्डिंग होता है, पूर्ण कजन वेल्डिंग होता है जिसको आघात वेल्डिंग बोलते हैं। लेकिन प्रेशर वेल्डिंग जो है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी लॉ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। देखिए, काटने के लिए हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल फ्लेम होता है इसका टेम्परेचर आपका कितना होता है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोराइजिंग फ्लेम का आपका कितना होता है, सॉरी, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल फ्लेम होता है इसका 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का आपका 3100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर आपका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपको किस फ्लेम से मिल रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऑक्सीकारक लॉ का यूज करते हैं कटिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी प्रकार के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर्क वेल्डिंग में संतोषजनक वेल्डिंग संचालन प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की जाने वाली 3 तत्व कौन सी है। मतलब आप जैसे है वेल्डिंग कर रहे हैं और आप लोग को एक अच्छा वेल्डिंग बनाना है जिससे सेटिस्फेक्शन आपको कि नहीं ये वेल्ड जो मेरा है वो बहुत अच्छा है, तो इसमें आपको कौन सी 3 चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम उस 3 चीज़ को आप कंट्रोल करके एक अच्छा वेल्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है करंट वोल्टेज और ट्रेवल स्पीड, बी में कह रहा है करंट वोल्टेज और आर्क की लंबाई, सी में कह रहा है करंट आर्क की लंबाई और यात्रा की गति, डी में कह रहा है वोल्टेज आर्क की लंबाई और यात्रा की गति। देखिए, सबसे पहली बात आपको कम से कम करंट वोल्टेज और यात्रा की गति आपको सबसे पहले ये 3 चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए, करंट अगर आपका कम है या ज़्यादा है, अगर कम है तो मेटल क्या हो जाएगा आपका, मतलब ठीक से पिघल नहीं पाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ पेनिट्रेशन का आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। वोल्टेज कम है तो उसमें आपका आर्क बार बार टूटेगा या तो आर्क स्टार्ट करने में दिक्कत होगा। ओके, अगर आप लोग का स्पीड ज़्यादा है तो इससे मेटल सही से फिलअप नहीं होगा, कहीं ज़्यादा फिलअप हो जाएगा, कहीं कम फिलअप हो जाएगा, कहीं पे अंडरकट लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट वोल्टेज और यात्रा की गति। देखिए, आर्क की लंबाई अगर ज़्यादा रखते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, ऐसी बात नहीं है, इसको भी कंट्रोल करना है। लेकिन इस सब ऑप्शन में से एक सुटेबल ऑप्शन अगर आप देखें तो उसमें सबसे जो प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है उसमें करंट वोल्टेज और यात्रा की गति को दी जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, निरंतर स्पॉट वेल्डिंग, सी में है जाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, डी में है कैंटिलीवर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, स्पॉट वेल्डिंग क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जब आप लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग को जब आगे पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम लोग कुछ इस प्रकार बांटते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। और एक पूर्ण कजन वेल्डिंग में भी बांटते हैं। तो पहले इधर 3 में देखते हैं। स्पॉट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है और आपका सीम वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है। देखिए, जब एक ही बार में एक से ज़्यादा स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। जैसे देखिए, स्पॉट वेल्डिंग कीजिएगा तो ये आपका स्पॉट वेल्डिंग के लिए ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो जब आप लोग स्पॉट वेल्डिंग कीजिएगा इसके बीच में प्लेट रख के, तो बस यहाँ पे एक ही जगह स्पॉट वेल्डिंग होगा, ठीक है, सिंगल स्पॉट बनेगा। लेकिन यहीं पे आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोग का ये इलेक्ट्रोड हो गया और इसमें प्लेट है और इधर से भी एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड पे एक डाई लगा हुआ है, ठीक ना। इस पे क्या है, डाई लगा हुआ है। मान लीजिए 3 खांचा वाला डाई है, इसमें कितना खांचा वाला डाई है, 3 खांचा वाला डाई है। अब जो इस पे प्रेशर पड़ेगा,
अब जो इस पे प्रेशर पड़ेगा तो एक ही बार में क्या होगा, 4-5 जगह स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। तो जब एक बार में एक से ज़्यादा स्पॉट वेल्डिंग होता है ना, तो उसी को प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। किसको, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग को प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है सीम वेल्डिंग के बारे में। तो ये 2 डिस्क इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इसके बीच में मेरा प्लेट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं। और इस पे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, मान लीजिए ये मेरा प्लेट था, इस पे हम लोगों ने वेल्डिंग किया, तो एकदम कंटिन्यूअस इस पे वेल्डिंग होते चला जाता है। मतलब लगातार रूप से स्पॉट वेल्डिंग होते चला जाता है, निरंतर मतलब होते चला जाता है एकदम अच्छे से। तो सीम वेल्डिंग किसको कहेंगे, तो निरंतर स्पॉट वेल्डिंग ही मेरा सीम वेल्डिंग होता है। ठीक है, और मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मेरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। दिमाग में फिट कर लीजिए, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि स्पॉट वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है वो किस धातु का बना होता है, या सीम वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड है वो किस धातु का बना होता है। तो ये आपका कॉपर का बना होता है। दूसरा बात, सीम वेल्डिंग से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीम वेल्डिंग में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो सीम वेल्डिंग में हम लोग डिस्क इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है सीम वेल्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में, मतलब देखिए, जब हम लोग डीसी आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे 2 पोलैरिटी होती है, एक स्ट्रेट पोलैरिटी, एक रिवर्स पोलैरिटी। ये मेरा मान लीजिए वर्क पीस है और ये मेरा इलेक्ट्रोड है और ये मेरा पावर सोर्स है। ठीक है, तो एक टर्मिनल यहाँ से जुड़ेगा इलेक्ट्रोड से और एक टर्मिनल मेरा वर्क पीस से जुड़ेगा। ठीक है, तो अपने लोगों को रिवर्स पोलैरिटी में पूछ रहा है। जब मेरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और कार्यखंड निगेटिव होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक, रिवर्स पोलैरिटी में मेरा क्या रहता है, वर्क पीस निगेटिव और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। और इसको उल्टा कर दीजिए, वर्क पीस को आप पॉजिटिव कर दीजिए, इलेक्ट्रोड को निगेटिव कर दीजिए, तो आपका कौन सा पोलैरिटी हो जाएगा, तो स्ट्रेट पोलैरिटी हो जाएगा। लेकिन अभी हमको रिवर्स पोलैरिटी के बारे में पूछा, इसलिए हम लोग रिवर्स पोलैरिटी के बारे में देखेंगे। रिवर्स पोलैरिटी में मेरा वर्क पीस क्या रहता है, निगेटिव रहता है और इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव रहता है। एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रख लीजिएगा कि निगेटिव पोल पे 1/3 हीट जनरेट होता है और पॉजिटिव पोल पे आपका 2/3 हीट जनरेट रहता है। आपका रिवर्स पोलैरिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना ही दूर से पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका बन गया कि रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड धारक को पॉजिटिव से जोड़ना है और कार्यखंड को नेगेटिव से जोड़ना है, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनात्मक टर्मिनल पे कितना करंट रहता है, या धनात्मक टर्मिनल पे कितना ऊष्मा रहता है, तो 2/3 और ऋणात्मक पे तो 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फ्लश बट वेल्डिंग है। मतलब फ्लश बट वेल्डिंग क्या है, तो आपका जो फ्लश बट वेल्डिंग होता है वो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। देखिए, बट वेल्डिंग जो होता है, बट वेल्डिंग ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फ्लश बट, एक होता है आपका ऑफसेट बट। तो दोनों के दोनों क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है वेल्डिंग के लिए पूर्व तापन करना किस लिए ज़रूरी है। मतलब कह रहा है डैश वेल्डिंग के लिए पूर्व तापन करने की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं, संचकित लोहा। आप लोग वैसे इंग्लिश में याद रखें, आप लोग को वहाँ जब प्रॉब्लम होगा तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कास्ट आयरन को हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उससे पहले उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, प्री हीटिंग। क्यों प्री हीटिंग करना पड़ता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो मेरा होता है वो ब्रिटल और भंगुर होता है। अगर उसको हम लोग प्री हीटिंग नहीं करेंगे तो वेल्डिंग करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग उसको प्री हीटिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वो क्या हो जाए, नर्म हो जाए, तो वेल्डिंग करने में आसानी हो। क्योंकि वो क्या है, एक क्वेश्चन और होता है कि कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने में दिक्कत क्यों होती है। कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हार्ड और ब्रिटल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्ड स्पेल्टर है। तो वेल्ड स्पेल्टर क्या है आपका,
तो वेल्ड स्पेल्टर आपका वेल्डिंग दोष है। देखिए ये स्पेटर्स लिखा है, ठीक है, स्पेल्टर गलती से हमको लग रहा है एग्जाम में टाइप हो गया, वेल्ड स्पेटर होता है, ठीक। तो ये एक प्रकार का दोस्त है। जैसे आप लोग वेल्डिंग करते हैं, ये मेरा वर्क पीस है, तो देखिएगा इसके अगल बगल में छोटा छोटा सा छींटा ये जो मेटल पे पड़ा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेटर्स कहते हैं, जो एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, उसके कारण आपका स्पेटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिग वेल्डिंग में हीलियम या आर्गन गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है। मतलब MIG वेल्डिंग करते हैं, फुल फॉर्म हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो MIG का फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग आर्गन और हीलियम का जो यूज करते हैं शील्डिंग गैस के रूप में, ताकि मेरा जो मेटल है वो बाहरी वातावरण से बचे, ऑक्सीडाइज होने से बचे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, परिरक्षण माध्यम के रूप में कार्य करता है, एक्ट एज शील्डिंग मीडियम, ठीक है। आर्गन और हीलियम का किसके लिए यूज करते हैं, तो परिरक्षण माध्यम के रूप में। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग आर्गन और हीलियम का यूज कर रहे हैं तब तो ये MIG वेल्डिंग हो जाएगा, और यहीं पे परिरक्षण के रूप में अगर CO2 का यूज कर ले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर ले, तो वो मैग वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, CO2 अक्रिय गैस है या सक्रिय गैस है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो सक्रिय गैस है या अक्रिय गैस है, मतलब एक्टिव गैस है या इनर्ट गैस है। तो CO2 जो होता है वो एक्टिव गैस होता है, इसलिए MIG का फुल फॉर्म होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातु को वेल्ड करने में किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं, मतलब ऑक्सीकारक लॉ का जो यूज करते हैं पीतल और तांबा की वेल्डिंग में हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पीतल के वेल्डिंग में हम लोग क्यों ऑक्सीकारक लॉ का यूज करते हैं। देखिए पीतल किस चीज़ से बनता है, जिंक प्लस कॉपर, इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेरा पीतल बनता है। देखिए जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 419 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 283 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इस दोनों को कंपोज मतलब मिलाने से बना है मेरा क्या, तो पीतल। अगर पीतल को अगर गर्म करना चालू करे तो 419 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मेरा जिंक पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा कॉपर क्या होगा, बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा। कॉपर कितना पे होगा, 1083 पे होगा। अगर हम लोग 1083 डिग्री तक टेम्परेचर दे तो मेरा जिंक का क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होकर मेरा जिंक वाष्पीकरण हो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा मेरा जिंक। तो जिंक के वाष्पीकरण से बचने के लिए हम लोग पीतल के वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग लॉ का यूज करते हैं। जहाँ भी जिंक का यूज होगा, मतलब ऐसे एक कम टेम्परेचर वाला मेटल का, एक ज़्यादा टेम्परेचर वाले मेटल का, खास के जिंक का जहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कॉपर और पीतल में भी यूज करते हैं। तो पीतल में जैसे हम लोग जिंक का यूज करें तो उसको हम लोग किससे वेल्डिंग करना पड़ेगा, ऑक्सीकारक लॉ से। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे यही पूछेगा जो अभी पूछा है कि पीतल के वेल्डिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो ऑक्सीकारक लॉ का। अब मान लीजिए पूछ दिया कि पीतल के वेल्डिंग के लिए ऑक्सीकारक लॉ का क्यों यूज करते हैं, तो आपको क्या बताना है, जिंक की हानि से बचने के लिए, या तो ऑप्शन में रहेगा जिंक की ऑक्सीकरण से बचने के लिए, चलिए वाष्पीकरण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो एसिटिलीन को हम लोग जब गैस सिलेंडर में भरते हैं तो उस टाइम लिक्विड के रूप में भरते हैं, मतलब द्रव के रूप में भरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कारण न्यूट्रल लॉ का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातु को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस्पात की वेल्डिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रूट और फ्लैट वेल्ड की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए ये आपका फ्लैट वेल्ड है,
ये जो यहाँ पे फिलेट लिखा हुआ है, फिलेट, एक्चुअल में ये टो होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में उसको थोड़ा सा पकड़ के समझ के आंसर मारना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है आपको मतलब आंसर की भी नहीं दिया जाता है। जैसे आप लोग अभी DRDO का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपको आंसर की नहीं मिला होगा। तो फ्लैट, यहाँ पे हम लोग जैसे फ्लैट वेल्ड बोल रहे हैं, तो देखिए ये मेरा फ्लैट वेल्ड है, ये मेरा रूट होता है, ठीक ना, ये मेरा टो होता है। तो रूट से टो तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग लेग लेंथ कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? लेग लेंथ कहते हैं। रूट से फ्लैट लिख दिया लेकिन रूट से टो होना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड फ्लैट, इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन ये रूट एंड टो होता है। अगर आप लोग को हम पे विश्वास नहीं है तो आपके पास होगी बुक, या तो आप नीमी का बुक डाउनलोड करके एक बार उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, 1-2 एग्जाम और में गलती करके पूछ दिया गया, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को स्पेशलिस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को बुक में लिखिएगा, रूट और फिलेट वेल्ड की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, और जस्ट उसके नीचे में लिखिएगा रूट से टो की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दोनों में आप लोग लेग लेंथ याद कर लीजिएगा, माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत जगह देखा है। ये कहीं पे यहाँ पे फ्लैट लिखा हुआ और कहीं पे टो लिख के आता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसे पूछता है, तो आप लोग याद ज़रूर से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री क्या है। तो ये चीज़ आप लोगों को सबको पता है कि सोल्डरिंग में टिन और शीशा यूज करते हैं, इस पे कुछ खास नहीं है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है वो 205 डिग्री से स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में कितना वाट का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में हम लोग 50 से 100 वाट का सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया में अंतर्वेशन निम्नलिखित में से किस अनुपात में होता है। अंतर्वेशन का मतलब है आपका पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन जो होता है वो आपका चौड़ाई और गहराई का अनुपात होता है। क्या होता है आपका? चौड़ाई अनुपात गहराई, ठीक। तो अब लोग सिंपल से याद रखिए, अगर आप लोग कहीं गड्ढा खोद रहे हो तो पहले यहाँ पे इतना दूर खोदोगे, उसके बाद ही तो नीचे धीरे धीरे आओगे। पेनिट्रेट मतलब कितने नीचे तक गए, तो पहले तो आपको ऊपर खोदना पड़ेगा कि कितना चौड़ा नीचे जाना है, उसके बाद नीचे आना है। तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया आपका? चौड़ाई, और नीचे वाला भाग आपका क्या हो गया? गहराई। इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए पेनिट्रेशन का जो आपका रेशियो होता है वो आपका क्या होता है? चौड़ाई बट्टे गहराई। इसको दिमाग में एक बार फिट कर लीजिए, टेंशन नहीं होगा, उसके बाद कभी आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है फोर्ज वेल्डिंग को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो फोर्ज वेल्डिंग को दबाव के साथ फ्यूजन वेल्डिंग वर्गीकृत किया गया। अब आप कहिएगा कि सर फोर्ज वेल्डिंग में तो मेटल फ्यूज नहीं होता है। देखिए पूरी तरीके से हम लोग मेल्ट नहीं करते हैं, ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसको क्या करते हैं? प्लास्टिक स्टेट तक उसको लाते हैं, उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई करके हम लोग फोर्ज वेल्डिंग करते हैं। तो दाब के साथ फ्यूजन वेल्डिंग, प्रेशर लगा रहे हैं उसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके लाते हैं। इसलिए ये जो आप बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर हो कन्फ्यूजन होगा कि बिना दाब के साथ होगा, नहीं, ये दाब के साथ फ्यूजन वेल्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करने के बाद उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, और आगे की वीडियो में इसमें जो बचा जितना क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये PDF भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।